न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। जी आज हम बात कर रहे हैं एक नई सूची की। बीजेपी की नई सूची आ गई और उसमें एक नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह का भोपाल से घोषित कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में साध्वी का नाम जरूर घोषित कर दिया गया, लेकिन दो चेहरे जिन पर मध्य प्रदेश में वोट मांगे जा रहे हैं, कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर वोट मांग रही है तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है। लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम डिक्लेयर होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह भी सामने आई और उनके निशाने पर अगर कोई था तो वो थे दिग्विजय सिंह। नहीं लगते क्योंकि अधर्मी विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है और मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। कानून का दुरुपयोग करना, संवैधानिक जिस प्रकार से नियम होते हैं उस संविधान को तोड़ना, ये उन्होंने किया है। स्त्री को अपमानित भी किया है, गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित भी किया है और एक स्त्री के लिए उनके मन में क्या है और कांग्रेस की सरकार में स्त्रियों का क्या स्थान है, ये प्रत्यक्ष इसमें आएगा। सन्यासी, मैं एक सन्यासी थी, मुझे किस प्रकार से इन्होंने दुराचार पूर्वक हमें प्रताड़ित किया है वो मैं पूर्ण उनके सामने समाज के सामने लाऊंगी, उनकी हकीकत लाऊंगी और भगवा को सम्मान दिलाऊंगी और देश को सुरक्षित करूंगी। अब कोई भी, ये मेरा संकल्प है कि कोई भी देश के विरुद्ध बात करने वाला व्यक्ति सचेत हो जाए। साध्वी प्रज्ञा सिंह को आपने सुन लिया, उनके तेवर आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे आगे पूरी कैंपेन किस तरह की रहने वाली है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा का नाम घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने भी अपनी बात रखी और स्वागत भी किया था उनका ट्वीट के जरिए भोपाल की सियासत में इस सीट पर। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। नर्मदे हर। तो भोपाल की सियासत, जहां भोपाल में दो चेहरे दिग्विजय वर्सेस साध्वी प्रज्ञा सिंह, अब भोपाल की लड़ाई के जरिए कांग्रेस भी संदेश देना चाहती है और बीजेपी भी संदेश देना चाहती है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं और चंद्रशेखर तिवारी जी प्रमुख हैं संस्कृति बचाओ मंच के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश भटनागर जी, एक दिग्विजय सिंह का चेहरा, दशकों का राजनीतिक अनुभव, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, राहुल गांधी के गुरु भी रहे हैं, उन्हें राजनीति के बारे में सिखाया भी उन्होंने, और शायद वो कद दिग्विजय का जिसके करीब बहुत बड़े बड़े राजनेता भी ना पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जिसने कुछ घंटों पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखा, ये कैसी लड़ाई? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की विवशता है कि उसे प्रज्ञा भारती का दिग्विजय सिंह के सामने चयन करना पड़ा। दिग्विजय सिंह जी का राजनीति में कद बहुत बड़ा है, उस कद को भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार चुना है उससे और बड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जितने भी उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं वो बहुत ही ताज्जुब की बात है। ऐसा कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान के लिए परेशानी का कारण थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी को परेशानी दे रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी को परेशानी दे रहे हैं, ये कहना है प्रकाश भटनागर जी का। और हमारे साथ मुफ्ती सैयद अनस अली साहब भी पहुंच गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, ये बताइए साध्वी प्रज्ञा सिंह क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक उस सदस्य को आज नाम उनका घोषित करने का काम किया है, जिनके ऊपर कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार के समय, दिग्विजय सिंह की जब सरकार होती थी उस समय पर झूठे केस लगाकर और भगवा आतंकवाद ऐसा एक शब्द देकर और प्रताड़ित करने का काम किया था। माननीय न्यायालय से बाइज्जत बरी होने के बाद समाज की अदालत में, जनता की अदालत में अब साध्वी प्रज्ञा सिंह जी भोपाल की अदालत में है,
जनता का अपार आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक वनवास जो कि 10 साल उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, वह 15 साल तक तो हो चुका है और इसके बाद भी लगातार वो वनवास बढ़ने वाला है। अब जनता उनको वनवास पर भेजने राजपाल जी, अपनी पार्टी में आपको कैंडिडेट नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई कैंडिडेट है, कई नेता है हमारे पास में, परंतु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विचार करना पड़ता है। यहाँ पर भोपाल में आज साध्वी प्रज्ञा सिंह भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुई है। हमारे नेतृत्व ने ये बात कही थी दिग्विजय सिंह जी को जब कांग्रेस ने लड़ाने का तय किया था, तो कि हमारा एक साधारण अदना सा कार्यकर्ता आएगा और दिग्विजय सिंह जी को हरा कर और चला जाएगा। उस बात को हम चरितार्थ करने वाले हैं। फिर चाहे कुछ घंटों पहले ही पार्टी ज्वाइन क्यों ना करानी पड़े, ये बात राजपाल सिंह सिसोदिया जी कह रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह जी भी तो भटक गए, मंदिर जा रहे हैं, मठों में जा रहे हैं। उन्होंने क्या ये ना कहें कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश वहां भी की गई? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप मंदिरों में जाने के लिए भटकना समझते हैं। मैं आपके इस पर कोई प्रश्न और कोई उत्तर नहीं कर सकता हूँ। मंदिर जाना एक ठीक काम है, मस्जिद जाना ठीक काम है, गुरुद्वारे जाना ठीक काम है। आप इसे अगर भटकना कहते हैं तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नहीं, रोजगार की बात क्यों नहीं, विकास की बात क्यों नहीं? हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। न्याय योजना की चर्चा कौन कर रहा है? आज हिम्मत हो प्रधानमंत्री जी में तो वो करें इसकी चर्चा। 22 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। आज जो है स्त्रियों को सुरक्षा की गारंटी की बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम तो जो है लोगों को कानूनन सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों को कानूनन एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। हमने लोगों को जो है भोजन का अधिकार हमने दिया है। तो ये कौन कर रहा है बात? ये तो बात जो लोग नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से पूछें वो क्या बात कर रहे हैं। वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जी। नहीं प्रकाश जी, अगर चुनाव के बाद आपको ज्यादा याद आने लगे मंदिर की, मठों की, तो फिर सवाल उठेंगे ना। देखिए, 2014 के चुनाव के बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुओं के वोटों का महत्व समझ में आया था। उसमें कांग्रेस भी है, आपकी समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी हैं। तो सभी को ये लग रहा है कि बिना हिंदू वोटों, उस चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जी, दोनों एक ट्रैक पर हैं, बीजेपी और कांग्रेस। राष्ट्रवाद की तब बात हो रही है। तिवारी जी, क्या हो जाएगा राष्ट्रवाद से? रोजगार मिल जाएगा? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के प्रति हमको सोचना पड़ेगा। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनने 2003 में कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा बजरंग दल के राष्ट्रीय अधिवेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले। ये वही दिग्विजय सिंह है 2003 में जो लक्षचंडी यज्ञ में पंडितों पे लाठियां पड़वाकर और ब्राह्मणों को भी जो है जेल में भिजवाने वाले। ये वही दिग्विजय सिंह है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, इनकी आंख की किरकिरी हुआ करता था। ये सिमी की तुलना जो है राष्ट्रवादी संगठन से करते थे। भगवाधारी आ रहे हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और बहन हमारी दीदी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी अवश्य लाखों वोटों से जीतेंगी और इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देखेगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह, आप अभी गुप्ता जी कह रहे हैं कि मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं? हर सनातन धर्म के व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में। चुनाव के समय में आप जाकर ये प्रदर्शित करते हो कि हम भी हिंदू हैं। साल भर जाइए ना मंदिर, अगर आप हिंदू हैं तो साल भर जाइए। रात में 2 बजे क्यों जाते हैं रायसेन की मजार पर मत्था टेकने? जाइए तो दिन में जाइए और साल भर जाइए, मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए। लेकिन आप जाते हैं और मीडिया को भी बुलाते हैं कि हमारा कवरेज करके प्रसारित करिए कि हम मंदिर में जा रहे हैं, जनेऊ धारण करते हो। क्या है ये? आखिर प्रोबंडा कब तक चलेगा? या तो अल्पसंख्यकों को साध लो या हिंदुओं को साध लो। दो नाव पर पैर रखोगे तो डूबना ही निश्चित है। मैं मुफ्ती जी के पास जाऊं उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैं भी हिंदू? बड़ा दुर्भाग्य है मुझे और ऐसी सोच पर तरस आता है कि 6 महीने लगातार पदयात्रा की नर्मदा जी की, उन्होंने ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव के वक्त में मंदिर चले जाते हैं। इनका कोई नेता घूमा हो पैदल तो ये बता दें। ये जो नकली हिंदू बने फिरते हैं, जो पाखंडी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, इन पाखंडियों से ये तो पूछो कि ये हिंदू धर्म को कितना मानते हैं। जो लोग आज बजरंगबली की जातियां बता रहे हैं, जो लोग आज ईश निंदा कर रहे हैं, भगवान की जातियों को, भगवान का अनादर कर रहे हैं, वो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ से बन गए? और ये कहाँ के हिंदू हैं? ऐसे नकली हिंदुओं को जो का तिरस्कार होना चाहिए, जो भगवान को भी जातियों में बांटने के लिए तैयार बैठे हैं।
इनका तो तिरस्कार जो है पूरे समाज को करना चाहिए, जो भगवान को भी जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अधिकार, ये हक इन्हें किसने दिया है? आज जो है ये मैं पूछता हूं कि अगर मान लीजिए वो मजार पे मत्था टेकने गए दिग्विजय सिंह जी, ये इंदौर में कौन सी मस्जिद में मत्था टेकने गए थे मोदी जी, इनको मालूम है क्या? ये बताएं वहां पर कि क्यों टोपी पहनकर बैठ गए थे? पहले तो टोपी यूं फेंक देते थे। आप कर रहे हैं ये ढोंग, आप कर रहे हैं ये पाखंड। कांग्रेस कभी ये पाखंड नहीं करती है। ठीक है, किसने दी आपको हिंदुओं की ठेकेदारी करने की? देखिए, मैं सनातन धर्मी हूं और मुझे ठेकेदारी, गुप्ता जी से मुझे जो है सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं ढोंगी हिंदू हूं कि पक्का हिंदू हूं। कट्टर हिंदू हैं तो हैं, और ठप्पे से नहीं जाते रोजे अफ्तारी में, नहीं जाते मंदिर मस्जिदों में, तो हम नहीं जानते। लेकिन आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपको अली के नाम पे वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप अली के नाम पे करेंगे तो हम तो सनातन धर्मी, हम जरूर बजरंगबली के नाम पे करेंगे। आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए। दिग्विजय सिंह को बताने की आवश्यकता पड़ रही है। आपको शर्म नहीं आती? आप हनुमान जी की जात बता रहे हो। आपको ये अधिकार किसने दिया हनुमान जी की जात बताने का? आपके पास मुफ्ती साहब, लग रहा है कि चुनाव को भटकाने की कोशिश यहां पर हो रही है। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, एक पार्टी बिल्कुल हिंदुत्व पे राजनीति करना चाहती है और कांग्रेस जो बीजेपी जो है, और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे राजनीति करना चाहती है। दोनों में बात ये निकल के नहीं आ रही कि हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, फिर हिंदुस्तान के ऊपर राजनीति कैसे होगी, ये बताइए आप। दोनों इस बात की जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी में हैं हिंदू भाई हमारे, उनकी ठेकेदारी दोनों ने ले ली है। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस इससे दूर थी, अब कांग्रेस भी यही कर रही है। अभी 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी का बयान आया कि बीजेपी तो मंदिर नहीं बनवा पाई, वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनवा पाई, मगर भोपाल में हम जिला कांग्रेस कमेटी की जो जगह है वहाँ पे हम मंदिर के लिए जगह देते हैं। तो आप अगर वहाँ आप ये बताइए, चुनावी मुद्दे हैं मंदिर का? मंदिर तो हर इंसान के दिल में होता है, मस्जिद तो हर इंसान के दिल में होती है। अगर आदमी डरना चाहे खुदा से तो वो उसके दिल में है। ये कोई मुद्दे हैं चुनावी? विकास का मुद्दा कहाँ है? और एक सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, इसलिए कि अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान के अंदर कि उसके ऊपर उनके ऊपर जो कैंडिडेट है उनके ऊपर आरोप लगा मालेगांव बम धमाके का। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप न्यू जनरेशन, क्या कि अब ये हमारे आगे बढ़ने के लिए क्या इस तरीके के हमें काम करना पड़ेगा? सवाल आपने उठाया है राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के पास बचाने के लिए कुछ था नहीं, बताने के लिए कुछ था नहीं, काम रोजगार विकास, इसलिए आप राष्ट्रवाद करने लगे। बिल्कुल जवाब मिलेगा जी। हम विकास के आधार पर चुनाव को लड़ रहे हैं, हम विकास के आधार पर चुनाव को पूरे देश के अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु अगर कांग्रेस विकास के मुद्दे से भटकाकर अनर्गल प्रचार की स्थिति में जाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, कुछ भी काउंटर करेंगे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है। और चुनाव में सबसे पहला देखिए यहाँ ये समझना पड़ेगा कि बिल्कुल निश्चित राष्ट्र है तो हम सब है, राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये तो हमारा मूल मंत्र है। परंतु अगर कांग्रेस मुद्दों से चुनाव को भटकाने की बात करेगी तो काउंटर में हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर, जो कि मिस्टर वंटाडार के नाम से कुख्यात है, वे अगर भोपाल की धरती पर आकर आरिफ अकील साहब उनको कट्टर हिंदू नेता बोलने की बात करते हैं, तो फिर हमको काउंटर में यही से एक सवाल उठता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि 3 लाख से काउंटिंग आगे बढ़ेगी। 3 लाख जब सवाल किया गया तो जाहिर किया गया कि कौन से वो 3 लाख वोटर। देखिए, आपकी जो चैनल का एजेंडा, इस एजेंडे से मेरा कोई लेना देना नहीं। सर, सुन लीजिए, हमारे इस चैनल का कोई एजेंडा नहीं है। जो सवाल उठेगा सर वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सवाल बीजेपी से जुड़ा है वो बीजेपी से भी पूछ रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए आप। अभी सवाल इन्होंने उठाया राष्ट्रवाद का, सवाल उठाया राष्ट्र की सुरक्षा का। जिन लोगों ने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से देश के सुरक्षा सैन्य ठिकानों का, पठानकोट के एयरबेस की जांच करवाई पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से, ये कहाँ से राष्ट्रभक्त हैं? ये नकली राष्ट्रभक्त हैं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है।
आप पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी भारत में आके जांच कर गई, जिन्होंने 11,000 लोगों को कश्मीर में पत्थरबाजों को जेल से रिहा किया है। वो सुनिए मेरी बात, मुझे बोलना पूरा दीजिए आप, पूरा बोलने दीजिए आप। ये देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं। ठीक है, ठीक। सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए देशभक्ति का। पहले तो गुप्ता साहब मैं ये बताना चाहूँ, मुझे कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गलत आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर अगर एयर स्ट्राइक किसी ने करने का काम किया, किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, तो वो हमने किया है। मैं आपको मालेगांव ब्लास्ट के संबंध में भी पीछे से एक प्रश्न आया था, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं कि जब हम माननीय न्यायालय किसी को निर्दोष साबित करता है तो उसके बाद में फिर किसी को आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। सर भटनागर जी, भोपाल से जो संदेश कांग्रेस देना चाहती थी, भोपाल सीट को मजबूत कर पूरे प्रदेश में संदेश देने की कोशिश थी, अब वही संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, अभी जो मुफ्ती साहब ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ। देश में 20-25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है और दोनों प्रमुख पार्टियां पूरे हिंदुत्व के एजेंट पे, एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक कट्टर हिंदुत्व। आप 25 करोड़ की आबादी की समस्याओं को भूल रहे हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और कायदे से चुनाव जो है धर्म से हटके उस पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी कुछ अच्छे स्टैंड भी लिए हैं, लोगों के चुनाव प्रचार पर रोक भी लगाई है। तो मुझे लगता है कि इस बहस से हटके विकास के मुद्दे पर बहस चुनाव के अंदर होनी चाहिए, तो किसी सार्थक परिणाम पर लोग पहुंचेंगे। ठीक है। मुफ्ती साहब, कांग्रेस तो कहती है कि 3 लाख से हमारी काउंटिंग आगे बढ़ेगी, वो भी आपको केवल वोट बैंक समझ रहे हैं? बिल्कुल वोट बैंक की समझ रहा है दोनों, जब भी तो दोनों ने कोई उम्मीदवारी मुसलमानों को दी नहीं। अगर मुसलमानों की कोई अहमियत होती, माइनॉरिटी की कोई अहमियत होती उनकी नज़र में, तो वो कहीं ना कहीं से मुसलमानों को टिकट देते। बात दोनों पार्टी ही कर रही हैं, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, ये बातें हो रही हैं। बस सिर्फ बातें ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, मगर माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, जो बुनियादी परेशानी है, उन जो जूझ रहे हैं मुसलमान उनसे और सभी लोग, उन विकास पे कोई बात नहीं हो रही। तो अफसोस की बात यह है कि ये मुद्दे, चुनावी मुद्दे, जो विकास के मुद्दे होना चाहिए, भोपाल को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, ये ना होते हुए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये बात हो रही है। जी, विकास पर बात क्यों नहीं होती तिवारी जी? बात रोजगार की क्यों नहीं होती है? देखिए, रोजगार के इतने योजनाएं जो प्रारंभ की है मोदी जी सरकार ने, मुझे नहीं लगता उसमें कि मुस्लिमों को उसका फायदा नहीं मिला। क्या हिंदुओं को मिला, सारी जातियों को मिला। मैं तो ये जानना चाहता हूं, गुप्ता जी जो बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ इन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, उसका कानून ही खत्म कर दिया जाएगा। भारत माता को लोग खुलेआम गाली दे सकेंगे, भारत के झंडे को जला आखिरी प्रतिक्रिया भटनागर जी से। सर, बलि का बकरा तो नहीं बना दी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल में? देखिए, निश्चित तौर पे साध्वी प्रज्ञा भारती के सामने एक समस्या आएगी कि उनका चुनाव कौन लड़ेगा। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन इस समय जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, आप ये नोट करके रखिए, चुनाव परिणाम जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। जी, भारतीय जनता पार्टी में उठापटक होने वाली, परिणाम जो भी आए, भटनागर जी कह रहे हैं। और लेकिन एक बहुत अहम बात समझने वाली जरूर है कि बेहद नई हैं सक्रिय राजनीति में साध्वी प्रज्ञा सिंह। बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी, बीजेपी का कैडर, बीजेपी के नेता, ये जमीन पर कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 में इस डिबेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।